हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। पढ़ाई अच्छी चल रही है? पढ़ाई अच्छी ही चलनी चाहिए। जहाँ कन्फ्यूजन हो तो हम हैं, आप पूछ सकते हैं। नया सब्जेक्ट है, बहुत ध्यान लगाकर पढ़ना पड़ेगा। वीडियो देखना है, बुक से भी टैली करना है और बार बार वीडियो देखना है। जहाँ कन्फ्यूजन हो मुझसे पूछना है, ठीक है। अभी तक हमने जो विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में से 4 जगत पढ़ लिए हैं। 5वां हम पढ़ रहे हैं जगत एनिमेलिया। जगत एनिमेलिया में हमने पढ़ लिया कि जो पूरे उसके 11 संघ हैं उनमें विशिष्ट लक्षण कौन कौन से पाए जाते हैं। अब हम प्रत्येक संघ को अलग अलग उसके लक्षणों के आधार पर पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो संघ है वो है पॉरीफेरा। उसके बारे में आज हमको पढ़ना है। पॉरीफेरा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पोर्स फेरा, पूरी पेरीफेरी में, पूरी परिधि में छिद्रों का पाया जाना। पोर्स का, पोर्स यानी छिद्र, छिद्रों का पाया जाना, ये तो इसका मुख्य लक्षण है। वो क्यों पाए जाते हैं अभी अपन समझेंगे। इसमें जो बाहर छिद्र पाए जाते हैं उन्हें ऑस्टिया कहा जाता है। उनके अंदर कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाएं से पानी उनके शरीर के अंदर जाता है। इनमें कोश की स्तर का संगठन स्तर पाया जाता है, यानी ऊतक नहीं होते हैं। बॉडी में बहुत से अन्य लक्षण होते हैं जो अपन अभी पढ़ेंगे। इसमें लेयर्स होती हैं, कोशिकाओं की केवल लेयर्स होती हैं। सबसे बाहरी लेयर अलग प्रकार की, अंदर की लेयर अलग प्रकार की, इस तरह से होता है। इसमें कैलकेरियस कंकाल, बाह्य कंकाल पाया जाता है, आंतरिक नहीं, बाह्य कंकाल पाया जाता है। तो इसको पहले मैं चित्र बना के समझाती हूँ, बाद में फिर हम इनके लक्षण पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया, इस तरह से अलग अलग प्रकार की प्रजातियां इसमें आती हैं, ठीक है। ये इन्हें मूंगा भी कहा जाता है। ये चिपके हुए रहते हैं, स्थायी एक ही जगह पर रहते हैं, चल फिर नहीं सकते। अब इसका मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे, किस तरह से इनकी रचना होती है। तो किसी चट्टान पर ये इस तरह से चिपके हुए पाए जाते हैं। इस तरह से ये लिखे हुए रहते हैं और इन्हीं के जस्ट बाजू से एक और, इन्हीं के जस्ट बाजू से, और इनमें मुकुलन द्वारा भी इनमें प्रजनन पाया जाता है। इनमें जो है आराम मुकुलन द्वारा भी पाया जाता है। मुकुलन द्वारा नई नई बॉडी बनती, जेल्यूल भी इसमें बनते हैं। इस तरह की इनकी रचना पाई जाती है। इनके शेप अलग अलग हो सकते हैं। ये एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा संख्या में, चूंकि अलैंगिक जनन, टाइप जनन पाया जाता है, तो लगातार ये अपनी वृद्धि करते जाते हैं। इनमें ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है ऑस्कुलम। ये समझ लीजिए, ये पानी को ग्रहण नहीं करता, ये पानी को बाहर निकालने का कार्य करता है। और इसके पूरे शरीर में बारीक बारीक, बहुत बारीक 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 पूरे शरीर में यहाँ पर छिद्र पाए जाते हैं जिनसे पानी अंदर जाता है। और पानी के साथ साथ थोड़ा बहुत भोजन भी इसके साथ साथ में अंदर जाता रहता है। अलग अलग आकृतियां इसकी हो सकती है। किसी किसी की आकृति इस तरह की भी होती है, किसी किसी की आकृति कोई ऐसे चट्टान है तो इस पर ये ऐसा चिपका हुआ भी पाया जाता है। अलग अलग आकृतियों में ये पाए जाते हैं। और इनमें बाह्य कंकाल होता है। वो बाह्य कंकाल का आकार जो है इस तरह से भी हो सकता है। इस तरह की कंटिकाएं होती हैं, या फिर इस तरह से कंटिकाएं इसमें पाई जाती हैं जो उसकी पूरी बॉडी को कवर करके रखती है, जिससे ये लिपटता नहीं। अब यदि हम इसकी लंबवत काट काटें तो ये हमको कैसा दिखाई देगा। यदि हम इसको पूर्ण रूप से ऐसा देखें तो कैसा दिखेगा, और यदि हम इसकी लंबवत काट काटें तो ये हमको कैसा दिखाई देगा। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो इसमें यदि हम जाएं तो इसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि यदि हम ये पूरा देखें तो यहाँ पर तो ये ऑस्कुलम के टेंटिकल्स टाइप के होते हैं, और इसमें इस तरह की कोशिकाएं पूरे शरीर में पाई जाती हैं। इस तरह की पेरेंटाइमेट टाइप की कोशिकाएं होती हैं जिनमें बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता। बीच बीच में केवल इसमें छिद्र पाए जाते हैं। बीच बीच में केवल क्या पाए जाते हैं, बीच बीच में इसमें छिद्र पाए जाते हैं। पानी के जाने के लिए इन छिद्रों को ऑस्टिया और एक छिद्र को ऑस्टियम कहा जाता है। इस तरह की कोशिकाएं इसमें पूरे में पाई जाती हैं। जब हम चित्र बनाएंगे तब हम इसको समझ पाएंगे।
इस तरह की कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। और ये जो स्पॉन्ज है, चूंकि एक के बाद एक ऐसे कायिक जनन द्वारा, लैंगिक जनन द्वारा आजू बाजू में ही बनते जाते हैं, इनकी संख्या बढ़ती जाती है, तो ये आसपास में ही पाए जाते हैं और आंतरिक रूप से जुड़े हुए रहते हैं। अब यहाँ पर ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओपर्कुलम। और ये जो छिद्र छोटे छोटे दिख रहे हैं, इन्हें कहा जाता है ऑस्टिया। एक छिद्र को कहते हैं ऑस्टियम। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी लंबवत काट, आधे में लंबवत काट। ठीक है, तो इसमें यदि हम देखें, इतना हमने आधा, इसका एक पीस ऐसा निकाल दिया, तो हमको अंदर से ये कैसा दिखाई देगा वो हम देखते हैं। उसको देखने से आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें चारों तरफ भी ऐसी लेयर होती है कोशिकाओं की। अब इसमें देखिए आंतरिक तरफ से कैसे इसमें क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, क्या क्या होता है, क्या उन कोशिकाओं का कार्य क्या है, वो सब अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, यहाँ पर इस तरह से रेशे होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ओपर्कुलम। ठीक है, अब ओपर्कुलम के जस्ट नीचे यदि अपन जाएंगे तो वहां पर ऑपर्कुलम इसे कहते हैं ऑपर्कुलम में ऑस्कुलम। ऑस्कुलम कहा जाता है, यहाँ ऑस्कुलम है, वहाँ ऑपर्कुलम मैंने कर दिया, ऑस्कुलम कहते हैं। और ऑस्कुलम के यदि अपन नीचे की ओर देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो इसमें बाहर की ओर यहाँ पर छिद्र होते हैं, बीच में बहुत बारीक बारीक छिद्र होते हैं, तो हर छिद्र के पास जितना भी छिद्र होगा, उस छिद्र के पास में वहाँ पर कोशिकाएं होंगी, वो कोशिकाएं इस आकार की होंगी, इस आकार की कोशिकाएं होंगी जिनसे निरंतर पानी आता है। इसी में थोड़ी सी बना देती हूँ, और वैसे हर छिद्र के पास इसमें इस तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस तरह की कीप आकार की कोशिकाएं होती हैं जिनसे पानी लगातार क्या आता है, अंदर की ओर आता है। इस छिद्र को हम कहते हैं ऑस्टिया, पूरे छिद्र को, एक छिद्र को बोलते हैं ऑस्टियम। और ये जो कोशिकाएं होती हैं जो कि इसमें पाई जाती हैं, जो कि जिससे पानी अंदर आता है, इन कोशिकाओं को कहा जाता है पोरोसाइट्स। क्या कहा जाता है, पोरोसाइट्स। मतलब हर जो ऑस्टिया होगा उसके अंदर की तरफ कौन सी कोशिकाएं होंगी, पोरोसाइट। पोरोसाइट्स का क्या कार्य है, इसके द्वारा पानी अंदर पहुंचता है। कहाँ अंदर पहुंचता है वो भी अपन देखते हैं। अच्छा, ये तो एक प्रकार की कोशिकाएं हो गई। और इसमें जो सबसे बाहरी लेयर है, जो सबसे बाहरी इस तरह की लेयर है, ये जो बाहरी लेयर ये इस तरह की पाई जाती है। ये इस तरह जो ये लेयर पाई जाती है, ये वाली कोशिकाएं जो है वो कहलाती है पिनोसाइट्स। कौन सी साइट्स कहलाती हैं, पिनोसाइट्स कहलाती हैं। ये वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, पिनोसाइट्स। इनकी पूरी एक लेयर होती है, यानी चारों तरफ ऐसे एक लेयर होती है, इन्हें पिनोसाइट्स कहते हैं। और पिनोसाइट्स के अंदर की ओर पाई जाती हैं कोएनोसाइट्स। कौन सी, कोएनोसाइट्स। ये इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता है इनके अंदर। अब बीच बीच में जो पिनोसाइट्स पाई जाती हैं उनका शेप कैसा होता है, उनका शेप ऐसा होता है। अलग कलर से बना देती हूँ इसको मैं। पिनोसाइट्स का शेप ऐसा होता है। बीच बीच में क्या पाई जाती है, कौन सी कोशिकाएं, पिनोसाइट्स।
कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? पिनोसाइट्स। इस तरह से कीट के आकार की ये कोशिकाएं होती हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, और इसके अंदर देखिए दो, एक लेयर ये बाहर हो गई और इसके अंदर पोर्स के साथ में कौन सी है? पोरोसाइट्स। पोरोसाइट्स के बीच बीच में कौन सी है? पिनोसाइट्स। पिनोसाइट्स किस आकार की हैं? कीप आकार की हैं। और इनके पास, इनके ऊपर में यहाँ पर कॉलर बोन, कॉलर किसको बोलते हैं? कॉलर इधर सक्रिय रहती है, यहाँ आकर चौड़ी हो जाती है। उसी तरह ये इस तरह की कोशिकाएं होती हैं। इस तरह की कोशिकाएं होती हैं, इस तरह की कोशिकाएं होती हैं जो कि यहाँ पर पूरे में अंदर पाई जाती हैं। पूरे स्थान पर अलग कलर से बनाती हूँ इसको मैं। ये कॉलर कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं हैं ये? कॉलर कोशिकाएं। ये कॉलर कोशिकाएं पूरे अंदर जो गुहा है वहां पर पाई जाती हैं। सबसे जो भीतरी लेयर है वो इन कॉलर सेल्स की बनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इसको पूछा जाता है कि जो कॉलर सेल्स हैं वो किसमें पाई जाती हैं। कॉलर सेल्स किसमें पाई जाती है? तो कॉलर सेल्स पोरीफेरा संघ के जो प्राणी है जिन्हें स्पॉन्ज, स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला कहते हैं, उनमें पाई जाती है। ठीक है, ऑस्कुलम वह छिद्र है जिससे पोरीफेरा या स्पॉन्ज का पानी बाहर निकलता है। ऑस्टिया वह छिद्र है जिनसे पानी कहाँ जाता है? अंदर जाता है। सबसे जो बाहरी परत है, जो सबसे इसकी बाहरी परत है वो होती है किस कोशिकाओं से बनी हुई? पिनोसाइट्स कोशिकाएं। पिनोसाइट्स कैसी कोशिकाएं हैं? कीट के आकार की कोशिकाएं हैं जो बाहर लेयर बनाती हैं। जो ऑस्टिया है, ऑस्टिया से जुड़ी हुई होती हैं पोरोसाइट्स जिनसे पानी अंदर जाता है। और जो सबसे भीतरी परत है ये अंदर की परत है जिसमें कॉलर सेल्स पाई जाती हैं। कॉलर सेल्स का शेप कैसा है? सकरा और चौड़ा। इस तरफ सकरा भित्ति की तरफ और अंदर की तरफ चौड़ा होता है। बीच में ये जो खाली स्थान दिख रहा है हमको, ये वाला हिस्से का खाली स्थान दिख रहा है, इसे कहा जाता है स्पंजोसील। इसे क्या कहा जाता है? स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील यानी स्पॉन्जोसील की देह गुहा। क्या कहा जाता है? स्पॉन्जोसील की देह गुहा कहा जाता है। अब कॉलर सेल्स, ये इनका स्पेसिफिकेशन है। कॉलर सेल्स, कॉलर जो सेल्स हैं इनको कोइनोसाइट्स भी कहा जाता है। इनको कोइनोसाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है और ज्यादातर पूछा जाता है। अब ये स्पॉन्जोसील स्पंज की गुहा है जो बाहर से पानी आता है, इसी स्पंजोसील में अंदर भरता है और उसमें भोजन के कारण भोजन के पदार्थ भी रहते हैं जिनको अंतःकोशी पाचन द्वारा पाचन कर लिया जाता है। और जो अतिरिक्त पानी है उसको ऑस्कुलम द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये ऑस्कुलम है जिससे पानी बाहर निकल जाता है। अब ये जो सेल्स हैं इसमें यहाँ पर बिल्कुल नीचे की तरफ में जो सेल्स हमें दिख रही हैं उन्हें कहते हैं एपिथेलियल सेल। कौन सी सेल कहते हैं? एपिथेलियल सेल, जो आधारी ऊतक बनाती हैं। एपिथेलियल सेल, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं एपिथेलियल सेल। अब इन दोनों के बीच में यानी कॉलर सेल और एपिथेलियल सेल के बीच में विशेष प्रकार की जेली के समान कोशिकाएं होती हैं। किसके समान होती हैं? जेली के समान कोशिकाएं होती हैं। उन जेली के समान कोशिकाओं को कहा जाता है स्पिक्यूल। क्या कहा जाता है? जेली सदृश पदार्थ को स्पिक्यूल कहा जाता है। एपिथेलियल सेल के जस्ट बाद में जेली सदृश कोशिकाएं होती हैं जिन्हें स्पिक्यूल कहा जाता है। और जो एपिथेलियल सेल है इनको ही पिनोसाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको पिनोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसके मुख्य लक्षण। पहला लक्षण,
इसमें कोशिकी स्तर का संगठन स्तर होता है, मतलब इसमें ऊतक नहीं पाए जाते। फिर दूसरा, इसमें जो शरीर है इसका विभिन्न परतों से बना होता है। सबसे बाहर जो परत होती है वो पिनोसाइट सेल की होती है और जिन्हें एपिथेलियल सेल भी कहते हैं। अंदर की ओर इसमें कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स पाई जाती है, जो कि इसकी मुख्य विशेषता है। फिर इसमें पूरे शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं। जो छिद्र होते हैं उन्हें ऑस्टिया कहते हैं। एक एक छिद्र को ऑस्टियम कहते हैं। प्रत्येक छिद्र जो है वो विशेष प्रकार की कोशिकाओं में खुलता है और वो कोशिकाओं से पानी अंदर आता है। इन कोशिकाओं को पोरोसाइट्स कहा जाता है। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? पोरोसाइट्स कहते हैं, जिनसे पानी अंदर आता है। इन कोशिकाओं के लेयर के मध्य में एक गुहा होती है, जिसे हम स्पंजोसील कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्पंजोसील या स्पॉन्ज की देह गुहा कहते हैं। अब जो इनमें सबसे आंतरिक लेयर है कॉलर सेल की होती है। कॉलर के समान इनकी एक तरफ सक्रिय और एक तरफ सॉलिड कोशिकाएं होती हैं। ये कॉलर सेल जो है इन्हें कोइनोसाइट्स भी कहा जाता है। कोइनोसाइट्स और एपिथेलियल सेल के मध्य में एक जेली सदृश कोशिकाएं होती हैं, उसको हम कहते हैं स्पिक्यूल। और पूरी इसके अंदर की देह गुहा में अमीबा के समान बिना आकार वाली कोशिकाएं ये लगातार घूमती रहती हैं, प्रचलन करती रहती हैं। उन कोशिकाओं को हम अमीबोसाइट्स कोशिकाएं कहते हैं। कौन सी कोशिकाएं कहते हैं? वो अमीबा नहीं है, लेकिन अमीबा जैसी ही अंदर प्रचलन करती रहती है, भोजन के पाचन वगैरह का कार्य वो करती हैं, तो उन्हें कहा जाता है अमीबोसाइट्स कोशिकाएं कहा जाता है। इसमें पूरे शरीर में बाह्य कंकाल कैल्केरियस कंकाल पाया जाता है, जो बॉडी को बाहर से कवर करके रखता है, पिचकने नहीं देता। फिर इसमें नाल, पानी के संवहन के लिए नाल प्रणाली पाई जाती है। कौन सी प्रणाली पाई जाती है? नाल प्रणाली पाई जाती है। ये नाल है और इस नाल द्वारा पानी अंदर जाता है, जिसके द्वारा भोजन भी अंदर पहुंचता है और भोजन को अमीबोसाइट्स कोशिकाएं लेकर उसका पाचन कर देती हैं। पाचन अंतःकोशीय होता है और उसके बाद अंतःकोशीय यानी कोशिका के अंदर होता है और जो पानी, अतिरिक्त पानी है, वो ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें जो निषेचन है वो आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन का मतलब है जब मादा के शरीर के अंदर निषेचन की क्रिया हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? इसमें मादा और नर अलग अलग दिखाई नहीं देते, अलग अलग रूप उसमें नहीं पाए जाते। तो मादा के अंदर जब निषेचन होता, शरीर के अंदर हो, तो उसे कहा जाता है अंतः निषेचन। इसमें अंतः निषेचन पाया जाता है। और इसमें जो परिवर्तन है वो लैंगिक जनन की मैं बात कर रही हूँ कि आंतरिक निषेचन होता है, यानी मादा के शरीर के अंदर नर कोशिका और मादा कोशिका आपस में फ्यूज होती है, निषेचन करती है, संलयन करती है, तब हम उसे कहते हैं आंतरिक निषेचन। और यदि शरीर के बाहर नर और मादा कोशिकाएं मिलती हैं तो उन्हें कहा जाता है बाह्य निषेचन। किंतु इसमें कौन सा निषेचन पाया जाता है? इसमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। और इसमें जब आंतरिक निषेचन के फलस्वरूप जो पहले लार्वा बनता है और वो लार्वा अंदर की तरफ बनता है और लार्वा के बाद कुछ जातियों में लार्वा बनता है और लार्वा के बाद जो परिवर्तन है वो अप्रत्यक्ष होता है। अब इसका मीनिंग क्या है? प्रत्यक्ष परिवर्धन का मतलब होता है कि एक बार जब कोई जीव जन्म लिया तो उसमें जितने अंग हैं मरते दम तक उतने ही अंग रहेंगे, तो इसे कहा जाता है प्रत्यक्ष परिवर्धन। अप्रत्यक्ष परिवर्धन किसे कहते हैं? कि जब कोई जीव जब जन्म लिया तो उसके जो अंग है, जो उसका स्वरूप है, जैसा है वैसा वयस्कावस्था में नहीं रहता। जैसे हम उदाहरण लें मेंढक का, तो मेंढक जब अंडे देता है तो अंडे से पहले लार्वा निकलते हैं और लार्वा निकलने के बाद उसमें जब लार्वा निकलते हैं तो लार्वा के बाद लार्वा से फिर
उसकी पूंछ धीरे धीरे, लार्वा की पूंछ गायब हो जाती है, पैर बन जाते हैं और वो मेंढक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब लार्वा हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये मछली है, इसमें पूंछ है, इसमें गलफड़े हैं, इस तरह का दिखाई देगा। लेकिन बाद में वो कैसा दिखने लगता है? मेंढक जैसा। मतलब पहले लार्वा मछली जैसा, फिर मेंढक जैसा, यानी रूप परिवर्तित हो गया। तो उस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष परिवर्तन। और प्रत्यक्ष परिवर्तन हम में होता है। हमने जैसे जन्म लिया तो हमारे पास नाक, आँख, कान, पैर जो जितना था पूरा एक साथ हमको मिला और वही अंग धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो इसे कहा जाता है प्रत्यक्ष परिवर्तन। दोनों में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। स्पॉन्ज में कौन सा परिवर्तन होता है? अप्रत्यक्ष परिवर्तन। परिवर्तन मतलब विभिन्नता वाला विकास, ठीक है, और जिसको वापस नहीं लौट सकता। इसमें तंत्र का तंत्र भी पाया जाता है और बहुत ही पुराने टाइप का तंत्र पाया जाता है। इसमें द्विध्रुवी और बहुध्रुवी कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में? पॉरीफेरा के बारे में। अब पॉरीफेरा के उदाहरण। तो पॉरीफेरा का उदाहरण जो आप याद रख सकते हैं वो उदाहरण है स्पॉन्ज, दूसरा यूस्पॉन्जिया, तीसरा स्पॉन्जिला। ये है इसके एग्जाम्पल। इसमें से जो ये यूस्पॉन्जिया है इसका उपयोग बाथ स्पंज जैसे किया जाता है, यानी हाथ पैरों को रगड़कर मैल उतारने के लिए, नहाने के लिए किया जाता है, डेड स्किन को निकालने के लिए। तो इसे बाथ स्पंज भी कहा जाता है। यानी बाजारों में जो बाथ स्पंज बिकता है मैल उतारने के लिए, रगड़कर बॉडी की डेड स्किन निकालने के लिए, वो किससे बनाया जाता है? यूस्पॉन्जिया से बनाया जाता है, ठीक है। सबको समझ में आ गया? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पॉरीफेरा यानी ऐसा संघ जिसके सभी जीवों के पूरे शरीर पर पोर्स पाए जाते हैं। पूरे शरीर पर मतलब पूरे फेरे में पोर्स यानी छिद्र पाए जाते हैं। तो उन्हें हम किसमें रखते हैं? पॉरीफेरा में। उदाहरण क्या है? स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिया। इसमें जो बहुत ही ये समूहों में रहते हैं, गुच्छों में रहते हैं। लैंगिक जनन, कायिक जनन और लैंगिक जनन भी पाया जाता है। इसकी जो शरीर है इसमें वो कोशिकीय स्तर का होता है, ऊतकों का अभाव होता है। इसमें एक मुख समान रचना होती है जिसे हम ऑस्कुलम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ऑस्कुलम कहते हैं, जिससे कि अतिरिक्त पानी बाहर निकलता है। मुख जैसा तो नहीं बोल सकते क्योंकि इसको अंदर कुछ भी नहीं लेता, ये केवल अंदर का पानी क्या करता है? बाहर निकालता है। और इसमें जो छिद्र पाए जाते हैं उन्हें ऑस्टिया कहते हैं। यदि हम कोशिकीय स्तर पर आए तो इसका जो सबसे बाहर वाला कोशिकीय स्तर है उसे हम पिनोसाइट्स या एपिथेलियल सेल कहते हैं। ये सिंपल प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और इसके प्रत्येक जो छिद्र होते हैं ऑस्टिया, उसमें से वो अंदर की ओर पोरोसाइट्स कोशिकाओं में खुलते हैं जिनसे पानी लगातार अंदर जाता है। इनके बीच बीच में ये जो पिनोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं ये कीप के आकार की होती हैं, जो एक तरफ सक्रिय और एक तरफ चौड़ी होती है। ये पूरी लेयर्स में सब पाई जाती है। इसकी जो थर्ड लेयर है वो कॉलर सेल की बनी होती है। कॉलर सेल कैसी होती है? एक तरफ बहुत ही सक्रिय होती है, एक तरफ चौड़ी होती है। जैसे वकील लोग वो ऐसा लगाते हैं, वो इधर पर ऐसा रहता है चौड़ा और नीचे आकर ऐसा दो हिस्सों में फैला रहता है, उस आकार की ये पाई जाती है। और ये पूरे आंतरिक परत ये बनाती हैं। इनके अंदर जो अमीबोसाइट्स कोशिकाएं हैं वो अंदर में पाई जाती हैं। अंदर खाली स्थान होता है जिसे स्पंजोसील या स्पंज गुहा कहा जाता है। और स्पंज गुहा से यदि हम लेयर्स में देखें तो बीच बीच में जेली सदृश कोशिकाएं भरी होती हैं जिन्हें हम स्पेक्यूल्स कहते हैं। और ये कोशिकाएं मिलकर इसके पूरे लेयर्स को बनाती हैं, ठीक है। अब इन कोशिकाओं से ऑस्टिया से पानी अंदर जाता है जिससे भोजन भी जाता है। भोजन को अंतः कोश की पाचन द्वारा पचा लिया जाता है और अतिरिक्त पानी को ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें
जो नाल प्रणाली पाई जाती है पानी के आने के लिए, बाह्य कंकाल पाया जाता है, कैल्केरियस बाह्य कंकाल होता है, पाचन अंतःकोशीय होता है, और इसमें निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन आंतरिक होता है यानी मादा के शरीर के अंदर नर कोशिका और मादा कोशिका मिलती है। इसमें जैम्यूल भी बनते हैं, मुकुलन द्वारा भी प्रजनन होता है। जैम्यूल यानी मुकुलन, ये आंतरिक मुकुलन होता है, और बाह्य मुकुलन भी इसमें पाया जाता है, जिसमें बाहर की ओर कलिकाएं बनती हैं। इसमें जो लैंगिक जनन आंतरिक होता है, और परिवर्धन जो है वो कैसा पाया जाता है, परिवर्धन अप्रत्यक्ष पाया जाता है, यानी जो जन्म लेने वाला जीव है और वयस्क जीव है दोनों में बहुत अधिक डिफरेंस पाया जाता है। इसमें तंत्रिका तंत्र आदिकालीन होता है, जिसमें द्विध्रुवी तथा बहुध्रुवीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। उदाहरण ये है, ये याद रखना है कि इसमें यू स्पॉन्जिया बहुत स्पॉन्ज के काम में आता है, इसका आर्थिक महत्व भी हो सकता है। पूछा जाने वाला प्रश्न है कि शरीर पर जो छिद्र पाए जाते हैं, प्रश्न देखिए और उसके उत्तर दीजिएगा कि पॉलीफेरा संघ के जंतुओं में जो छिद्र पाए जाते हैं उनका नाम बताइए। ऑस्टिया छिद्र किस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा अंदर की ओर खुलते हैं, ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, इसमें इसकी मुख्य विशेषता क्या है, कौन सी ऐसी सेल्स हैं जो केवल इसी संघ के जंतुओं में पाई जाती हैं। फिर तीसरा प्रश्न, इसमें किस प्रकार का परिवर्धन पाया जाता है। पॉलीफेरा की उस रचना का नाम बताइए जिससे अतिरिक्त पानी बाहर निकाला जाता है। अगला प्रश्न, पॉलीफेरा संघ के जंतुओं में के शरीर में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छे से देखिए, समझिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, नोट्स बनाइए, प्रश्न पूछिए और कमेंट जरूर करिए, उत्तर जरूर लिखिए। सभी बच्चे लोग लिखेंगे तो आपका स्थायी वो ज्ञान आपके लिए हो जाए। ठीक है।